हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 5 बलों को जानने। हम स्टार्ट करेंगे क्रियाकलाप 5.8 से। आइए अवलोकन करें। इससे पहले का चैप्टर आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसकी हम एक्टिविटी करते हैं, फिर समझते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। एक गेंद लीजिए और इसे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकिए। क्या यह नीचे की ओर वापस गिरती है? हमने एक गेंद ले ली है, एक बॉल ले ली है और उसको हम ऊपर की ओर फेंकेंगे। आपने बॉल कभी फेंक के देखी होगी ऊपर, तो वो क्या होती है, नीचे की साइड आती है, ऊपर तो जाती नहीं है वो। अब इसे पुनः फेंकिए, परंतु इस बार अधिक बल से फेंकिए। क्या यह अब भी धरती पर वापस आती है? पहले तो हमने धीरे से फेंकी थी तो वो नीचे ही गिर रही थी आगे। अब हमने उसको बहुत तेज़ी से फेंका है तो फिर भी क्या है, वो नीचे ही गिर रही है वापस आके। अपने आसपास की विभिन्न स्थितियों के विषय में विचार कीजिए। जहाँ कोई भी वस्तु किसी भी दिशा में फेंकी जाए और अनंतः यह पुनः धरती या फर्श पर आकर गिरती है। तो आप अब इस बारे में सोचिए कि आज तक आपने कोई भी चीज़ ऊपर उछाली होगी, बॉल हो, कई बार आप इरेजर उछालते हैं, तो सारी चीज़ें ही हैं, हम कोई सी भी दिशा में फेंकें लेकिन ये सारी चीज़ें नीचे ही आकर गिरती हैं, ये आसमान की तरफ क्यों नहीं जाती? क्या आपने कभी ये सोचा है? तो उनके ऊपर एक बल काम करता है जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। अब ये देखिए, हमने ये फेंकी, एक इरेज़र ऊपर फेंकी थी, नीचे ही आ रही है। ये जो पेड़ से फल टूट रहा है ये भी नीचे ही गिर रहा है आके। और ये लड़की है, ऊपर से कूद गई, ये भी नीचे ही आ रही है। ये बॉल हमने ऊपर से डाली थी या नीचे से निकल गई? ऊपर तो गई नहीं। अब ये स्विमिंग पूल में ये है जो बच्चा, ये कूद रहा है, ये भी नीचे की साइड ही आ रहा है। तो सारी जो चीज़ें हैं पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तुएं हैं। पर ऐसा क्यों होता है कि सारी चीज़ें जब फेंकते हैं तो नीचे पृथ्वी की ओर ही आती है, आकाश की ओर नहीं जाती? इसको समझने के लिए हम आगे की एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे। सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर क्यों गिरती हैं? अब इसके एक बच्चा था, उसके मन में क्वेश्चन आया कि जो सभी वस्तुएं हैं वो पृथ्वी की ओर ही क्यों गिरती हैं? क्या कोई बल है जो उन वस्तुओं पर लगता है? यह बल किसके कारण लगता है? अब ये पूछ रहे हैं कि क्या कोई ऐसा बल है जो उन वस्तुओं पर लगता है और वो बल किसके कारण लगता है? चूंकि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरती हैं। क्या हो रहा है कि सभी वस्तुएं हैं जो पृथ्वी की ओर ही गिर रही हैं। इसका अर्थ है कि पृथ्वी उन्हें आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है। क्योंकि सभी वस्तुएं ही पृथ्वी की ओर गिरती हैं तो इसका क्या मतलब है, पृथ्वी उन्हें आकर्षित करती है। आकर्षित करना मतलब अपनी तरफ खींचती है। जिस बल से पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है वह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अब जो एक बल है ऐसा जिससे पृथ्वी क्या करती है, वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व बल या केवल गुरुत्व भी कहलाता है। अब जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके 3 नाम हैं। एक तो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसको गुरुत्व बल भी बोलते हैं और उसे गुरुत्व भी कहते हैं। इसलिए कहीं पर अगर गुरुत्व ही लिखा हो तो आप कंफ्यूज ना हो, वही गुरुत्वाकर्षण बल होता है। चूंकि गुरुत्व बल किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना उसे आकर्षित करता है। अब गुरुत्व बल क्या है, किसी वस्तु के संपर्क में नहीं आता और बिना संपर्क में आए ही उसे आकर्षित करता है। मतलब ये नहीं कि 2 सरफेस टच होंगी तभी गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, वो तो दूर से ही अट्रैक्ट कर लेता है। अतः यह एक असंपर्क बल होता है, इसको असंपर्क बल बोलते हैं। असंपर्क बल क्या होता है, जिसमें 2 चीज़ें ना मिली हों, आपस में उनका कॉन्टैक्ट ना हुआ हो, उसको असंपर्क बल कहते हैं। गुरुत्व बल सदैव आकर्षी बल होते हैं। गुरुत्व बल क्या होते हैं, आकर्षी होते हैं। आकर्षी क्या होता है, एक तरफ एक दूसरे को आकर्षित करने वाले। जबकि चुंबकीय बल या स्थिर वैद्युत बल आकर्षी या प्रतिकर्षी दोनों में से कोई भी हो सकता है। देखिए, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अपनी तरफ ही खींचता है, इसलिए उसको आकर्षी बल बोलते हैं। और हमारा एक दूसरे भी बल हैं जो भी हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे, चुंबकीय बल और स्थिर वैद्युत बल, वे आकर्षी भी होते हैं और प्रतिकर्षी भी होते हैं। मतलब वो चीज़ों को अपनी तरफ भी
खींचते हैं और उसको अपने से दूर भी करते हैं। उसको प्रतिकर्षी बोलते हैं, जो अपने से दूर करते हैं, और अपनी तरफ खींचते हैं तो उसको आकर्षी बोलते हैं। आपने अवलोकन किया होगा कि जब किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से गिराया जाता है तो वह नीचे की और एक ऊर्ध्वाधर सरल रेखीय पथ पर गिरती है। आपने देखा होगा जब आपने कोई भी वस्तु किसी भी ऊंचाई से गिराई तो वो क्या होगी, ऊपर से बिल्कुल सीधी लाइन में ही नीचे गिरती है। ये नहीं कि पहले वो इधर को गई फिर इधर गई, कर्व बना रही हूँ, नहीं, वो ऊपर से एक सीधी लाइन में ही नीचे गिरती है। चित्र 5.11 का 5.11 का है, क्या है देखिए, इसने बॉल फेंकी है, ये नीचे गिर रही है। ये ऐसे नहीं कि पहले ऐसी गई फिर ऐसे गई फिर ऐसे गई तब नीचे, ये सीधी लाइन में ही नीचे गिर रही है। अब सीधी लाइन में नीचे गिर रही है ये। इसी तरह क्या, और ये भी बॉल देखिए, ये बॉल उछाल रही है लड़की, तो ये भी क्या है, ये भी नीचे आ रही है। इस तरह ये एक सीधी रेखा में ही गति करती है। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह सीधी ऊपर की ओर गति करती है, फिर उसकी गति धीमी होती है। तदनंतर वह वस्तु शीर्ष पर क्षण भर के लिए रुकती है एवं अनंतः वह एक सरल रेखीय पथ पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरती है। देखिए क्या बताया इन्होंने, जब भी हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो पहले वो ऊपर जाती है और मैक्सिमम ऊंचाई जब वो ले लेती है वहाँ पर वो थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए रुकती है और फिर वो नीचे वापस आने लगती है, एक सरल रेखा में नीचे गिरती हुई दिखाई देती है। चित्र 5.11 खा, ये देखिए इसमें भी ऐसे ही ये बॉल क्या है, पहले ऊपर गई थी, ऊपर जब इसने मैक्सिमम अपनी डिस्टेंस ले ली, यहाँ पर ये 1 सेकंड के लिए रुकी होगी, सेकंड से भी कम समय के लिए, फिर इसने नीचे एक सीधी रेखा में नीचे गिरना इस बॉल ने शुरू कर दिया। ऊपर जाते समय वस्तु की चाल तब तक घटती जाती है जब तक कि वह विरामावस्था में न आ जाए। जब ये ऊपर जाना शुरू किया बोलने तो इसकी चाल क्या है, धीरे धीरे कम होने लगी, धीरे धीरे कम होते होते कहाँ पहुँच गई, जब तक ये विरामावस्था में नहीं चली गई। विरामावस्था क्या होती है, मतलब उसकी बिल्कुल ही वो रुक जाती है। इसके पश्चात इसकी गति की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इसके पश्चात क्या होता है, जो इसकी गति थी उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। पहले तो ये ऊपर जा रही थी, अब दिशा में परिवर्तन क्या हुआ, फिर ये नीचे की ओर आना शुरू हो जाएगी और यह नीचे की ओर गिरने लगती है। फिर क्या करती है, नीचे की ओर गिरने लगती है। नीचे की ओर आते समय इसकी चाल में वृद्धि होती जाती है। अब जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आती है तो इसकी चाल में वृद्धि होने लगती है, इसकी चाल बढ़ने लगती है। जब कोई वस्तु गुरुत्व बल के अधीन ऊर्ध्वाधर दिशा में गति करती है तो इसकी गति को ऊर्ध्वाधर गति कहते हैं। जब भी कोई वस्तु गुरुत्व बल के अधीन ऊर्ध्वाधर दिशा में गति करती है तो इसे ऊर्ध्वाधर गति कहते हैं। देखिए पहले वो ऊपर गई थी फिर वो नीचे जाने लगी है, तो इस गति को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर गति। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं 5.5 भार और उसका मापन। अब भार क्या होता है, वेट, और वेट को हम कैसे मापते हैं, वेट को कैसे मापते हैं हम, न्यूटन में। वह बल जिसे वस्तु किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, वह बल जिसमें पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उस वस्तु का भार कहलाता है। भार क्या है, एक बल होता है भार भी, और क्या होता है, पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, वह वस्तु का भार कहलाता है। किसी वस्तु का भार यह बताता है कि पृथ्वी उस वस्तु को कितनी प्रबलता से अपनी ओर खींचती है। अब वस्तु का भार क्या कहलाता है कि जो पृथ्वी है उस वस्तु को कितना बल लगाकर अपनी ओर खींच रही है। चूंकि भार एक बल है, भार भी क्या है, एक वेट एक फोर्स है,
इसलिए इसे बल के मात्रक में ही मापा जाता है। इसलिए इसे बल का जो मात्रक है, यूनिट है, उसमें ही मापा जाता है। अतः भार का भी एसआई मात्रक न्यूटन है। तो जो भार है, वेट है, उसका एसआई मात्रक भी क्या है? न्यूटन है। और बल का भी मात्रक क्या है? न्यूटन है। तो भार भी क्या है? एक बल है, इसलिए उसका मात्रक भी न्यूटन है। आइए अब यह जानने का प्रयास करें कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को समान बल से अपनी ओर खींचती है। तो अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को ही समान बल से अपनी ओर खींचती है या वो अलग अलग क्वालिटी का उस पर बल लगता है, अलग अलग स्ट्रेंथ का लगता है या एक ही तरह का बल लगता है। अब हम करेंगे क्रियाकलाप 5.9। आइए खोज करें। एक स्प्रिंग और अलग अलग द्रव्यमान की कुछ वस्तुएं, जैसे एक पेंसिल बॉक्स, एक टिफ़िन बॉक्स और एक छोटा पत्थर वस्तु लीजिए। अब हमने क्या किया? अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं ले ली। जैसे क्या लिया? एक हमने पेंसिल बॉक्स ले लिया है, एक हमने टिफ़िन बॉक्स लिया है और एक छोटा पत्थर वस्तु ले लिया है। एक हमने पत्थर ले लिया है, छोटा बॉक्स ले लिया, टिफ़िन और एक छोटा पत्थर ले लिया है। स्प्रिंग के एक सिरे को एक कील से लटकाइए। अब जो एक स्प्रिंग का सिरा है, पहले वो एक कील से लटकाया। दूसरे सिरे में उपयुक्त वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को लटकाइए एवं स्प्रिंग का निरीक्षण कीजिए। चित्र 5.12 का क्या स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि हुई? देखिए, पहले हमने क्या करा? ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग ये लटका दिया, का ये खा हो गया और ये गा हो गया। यहाँ पर हमने कील ली, उस पर उसको लटका दिया। और फिर हमने क्या किया? जो ये छोटा स्प्रिंग था, इस पर हमने कुछ नहीं लटकाया और बड़े स्प्रिंग पे हमने क्या किया? पहले ये कम भार का लगाया, वेट लटका दिया पत्थर, फिर ज़्यादा भार का पत्थर लटका दिया। अब ये दो अलग अलग तरह की वस्तुएं इस पर लटकी हैं। अलग अलग तरह की क्या है? क्योंकि इसका वेट कम है और इसका वेट ज़्यादा है। तो क्या हमें स्प्रिंग की जो लंबाई है उसमें हमें कुछ वृद्धि दिखाई दी? हाँ, वृद्धि तो दिखाई दे रही है। जिस पे क्या है? ज़्यादा है, उस पे जो भी ज़्यादा वजन है वो स्प्रिंग नीचे आ गया है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। अब एक एक करके अन्य वस्तुओं को लटकाइए एवं प्रत्येक बार स्प्रिंग में हुई लंबाई वृद्धि पर ध्यान दीजिए। अब हमने क्या करा? पहले हल्की चीज़ें लटकाई, फिर भारी चीज़ें लटकाई, फिर स्प्रिंग की लंबाई कितनी बढ़ रही है उस पर ध्यान दीजिए। क्या प्रत्येक वस्तु के कारण लंबाई में वृद्धि समान है? अब आप ये देखिए कि आपने जब हल्की चीज़ लटकाई है तो क्या भी स्प्रिंग की लंबाई बराबर है इसके? नहीं। कौन सा ज़्यादा खुला है? जिस पे हमने वेट ज़्यादा लटकाया है वो स्प्रिंग ज़्यादा खुल गया है। जब किसी वस्तु को स्प्रिंग से लटकाया जाता है तो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाए बल के कारण स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि हो जाती है। जब ज़्यादा वेट लटका रहता है तो स्प्रिंग ज़्यादा लंबा फैलता है। हम पाते हैं कि स्प्रिंग में उत्पन्न यह लंबाई वृद्धि भिन्न भिन्न वस्तुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है। अब हम क्या देख रहे हैं कि स्प्रिंग में जो भी लंबाई बढ़ रही है वो हर एक वस्तु के लिए अलग अलग है। इससे ज्ञात होता है कि पृथ्वी विभिन्न वस्तुओं को भिन्न भिन्न बलों से आकर्षित करती है। इससे हमें पता चलता है कि जो अर्थ है वो सब पर बल अलग अलग तरह का लगाती है, अर्थात भिन्न भिन्न वस्तुओं का भार भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग तरह की वस्तुओं का भार अलग अलग होता है। क्या हम स्प्रिंग का उपयोग वस्तु का भार मापने के लिए कर सकते हैं? अब यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट हमारी समझ में आया कि जो स्प्रिंग का उपयोग है हम वस्तुओं का वेट नापने के लिए कर सकते हैं। एक सोपान आगे। अब हम एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गए हैं, मतलब थोड़ी चीज़ें हमने सीख ली है। अब उसके बारे में और जानेंगे। कमानीदार तुला स्प्रिंग बैलेंस एक सरल उपकरण है। देखिए, जैसे ये स्प्रिंग लगा हुआ था ऊपर, इस तरह का कि एक तुला बना दी गई है। तुला क्या होती है? वेइंग मशीन, वेट करने की मशीन। तो एक इस तरह स्प्रिंग वाली जो हमने बनाया है वेट करने के लिए, उसको
वो एक सरल उपकरण है, एक सरल मशीन है जिसका उपयोग भार और बल एक ही चीज़ है, मापने के लिए किया जाता है। इसमें कमानी बोलते हैं स्प्रिंग को, का एक सिरा ऊपर की ओर स्थित किया जाता है और दूसरे सिरे पर एक हुक लगा दिया जाता है। एक तरफ से तो जो स्प्रिंग है ऊपर फिक्स रहता है और नीचे का जो स्प्रिंग का पार्ट होता है उसमें एक हुक लगा होता है। जब हम किसी वस्तु को कमानी के हुक में लटकाते हैं तो कमानी की लंबाई में वृद्धि होती है। अब जो नीचे ऐसे हुक लगा होता है, मान लिया ये स्प्रिंग है, नीचे इसमें एक हुक लगा होता है। अब कुछ भी जो हमें वेट करना होता है उसको हम यहाँ टांग देते हैं। जब हम वेट टांगते हैं तो जो ये स्प्रिंग है यहाँ था तो ये खींचकर यहाँ तक आ जाएगा और यहाँ पर हम 1 2 3 जो भी मार्किंग करे रखते हैं, जितना भी वेट होगा यहाँ तक वो हमें पता चल जाएगा कि वस्तु का वेट कितना है। कमानी के हुक से लटकाते हैं तो कमानी की लंबाई में वृद्धि होती है। इस वृद्धि का परिणाम वस्तु का भार दर्शाता है। इससे हमें पता चल जाता है कि वस्तु का भार कितना है। इस तुला पर एक पैमाना होता है जिस पर भार बल को न्यूटन में दर्शाया जाता है और इसके ऊपर क्या है, हम वेट लिखे रखते हैं। जो ये हमारी डंडी होती है यहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ तक आया तो ये 1 kg है, यहाँ तक आया तो 2 kg है, यहाँ तक आया तो 3 kg है, ऐसे उस पर लिखा होता है। सामान्यतः इसके साथ द्रव्यमान के संगत मानों को ग्राम में दर्शाने के लिए एक अन्य पैमाना भी होता है और साइड में उसके छोटे छोटे साइन बने रहते हैं। जैसे 1 2 लिखा रहेगा, 1 2 लिखा रहेगा और उसके साइड में छोटे छोटे निशान भी बने रहेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में। जैसे यहाँ से ये 1 हो गया और यहाँ तक 2 हो गया, तो इनके बीच में छोटे छोटे पार्ट होते हैं, उनको ग्राम्स को दिखाने के लिए होते हैं। ये मान इस धारणा के साथ अंकित किए गए कि कमानीदार तुला का उपयोग पृथ्वी पर किया जाता है जहाँ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु को आकर्षित करता है। अब हमने जो ये कमानीदार तुला बनाई है ये इसलिए बनाई है ताकि वस्तुओं के वेट को हम नाप सकें। आइए हम कमानीदार तुला से भार मापना सीखें। इससे पहले हम स्वयं को कमानीदार तुला में उसी प्रकार परिचित कराएं जैसे हमने कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक जिज्ञासा के अध्याय ताप एवं उसका मापन में तापमापी से कराया था। जैसे हमने कक्षा 6 में जिज्ञासा बुक में पढ़ा था ताप और मापन चैप्टर में हमने तापमापी थर्मामीटर को पढ़ा था। उसी तरह अब कमानीदार तुला क्या होती है, स्प्रिंग वाला जो स्प्रिंग वेट होता है उससे हम परिचित कराएं और पता करें कि उसमें हम कैसे वेट को मापते हैं।